नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय की और जो मुझे चिंता में डाल रहा है, और वो है भारत के मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है। वो स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक साल पहले बांग्लादेश में जो स्थिति लाई गई थी, वही स्थिति भारत में लाने की कोशिश हो रही है। बहुत ज्यादा सिमिलरिटी इस चीज के दिख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ था जनवरी 2024 से लेके 5 अगस्त 2024 तक, जिसमें शेख हसीना को भागना पड़ा था, और भारत में अभी जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से वही सिमिलरिटी दिखाता है जो जून 2024 में एक छात्र आंदोलन से बांग्लादेश में शुरू हुआ था और 2 महीने के अंदर पूरे अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सारे लोग देखते रह गए थे और पूरा का पूरा जितना लूटपाट और हत्याएं जिस ढंग से हुई, राष्ट्रपति भवन में घुस गया, प्रधानमंत्री भवन में घुस गए और सारी चीजें को तहस नहस हो गई। वो बिल्कुल अराजकता की स्थिति आपने देखी थी उस वक्त क्या था। ये सिमिलरिटी भारत में कैसे बनती हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था बनारस में कि मैं किसानों के, मछुआरों के और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या प्रधानमंत्री उस दिन इशारों में जो बात कह रहे थे वो कहीं इस तरह तो नहीं था? जो मौजूदा हालात है उसकी सिमिलरिटी कैसे बांग्लादेश के हालात के साथ है, ये समझना और जानना जरूरी है। क्योंकि अगर समय रहते इस हालात को, इस सिचुएशन को आप समझ गए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर नहीं समझे, अनजाने रहे, तो फिर हालात जब बेकाबू हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप देखेंगे, पहले बांग्लादेश का पहले चर्चा कर लेते हैं कि हुआ क्या था। 2008 से लगातार शेख हसीना जीत रही थी, बिल्कुल उनकी सरकार थी, भारत की बहुत करीबी थी। और 2024 के जनवरी में जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ बांग्लादेश में, 300 वहां पे लोकसभा में, संसद में जो है, लोकसभा का संसद में जो है वो 300 सीटें हैं, और 300 में से 224 सीटों पर उनकी पार्टी को पूरी भारी बहुमत से जीत मिली। 300 में से 224, लोकप्रिय प्रधानमंत्री। और 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट का एक फैसला आता है, वहां के बांग्लादेश के एक हाईकोर्ट का, और जिसमें वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन उनका 1971 वाला जो था, लड़ाई जो थी, उसमें जो शहीद हो गए थे, उनके जो वारिस हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं अभी तक, पोते नाती जो भी, उनको सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलेगा। इसके खिलाफ एक स्टूडेंट मूवमेंट वहां शुरू हुआ, और स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो इसके खिलाफ शुरू हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ता गया। बाद में ये फैसला सरकार ने खुद वापस ले लिया, लेकिन वो छात्र आंदोलन जो था वो रुका नहीं, और वो तमाम थानों पे, बाकी हर जगह वो जो हिंसक आंदोलन होता है वो चलता रहा। और सेना उस वक्त जो थी उसने मना कर दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। थाने और सब जलाए जाने लगे, पुलिस बेबस हो गई, कुछ कर नहीं पाई। और अंत में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को भागना पड़ा। वो भागी और भारत में आके शरण ली। कैसे भागी, सारे वीडियो आपने सब कुछ देखा हुआ है, उसमें आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए, और यूनुस के आने के बाद किस ढंग से हिंदुओं पे हमला हुआ, मंदिर जलाए गए, कैसे कैसे अत्याचार हुए हिंदुओं पे, उसके बारे में पूरी दुनिया सब रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ उस पर चर्चा हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि भारत में ऐसे ही हालात कैसे हैं? हाँ, एक बात और इसमें बहुत जरूरी है कि शेख हसीना जब आई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए सत्ता से बेदखल होना पड़ा क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड एक है, ये जो मलक्का का जलडमरू मध्य जो है, वहां पे स्टेट ऑफ मलक्का जिसे बोलते हैं, वो उसके करीब है, म्यांमार से सटा हुआ है, एक द्वीप है, आइलैंड है। वो आइलैंड 1974 में म्यांमार से और बांग्लादेश के समझौता हुआ था, उसमें वो बांग्लादेश के हिस्से में आया था। और शेख हसीना ने कहा था कि वो आइलैंड जो है वो
अमेरिका चाहता है कि उसे दे दिया जाए और वहां पे वो अपना सैन्य अड्डा बनाए। सोचिए, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे अमेरिकी सैन्य अड्डा बिल्कुल भारत से सटा हुआ। निश्चित रूप से भारत को पसंद नहीं था और शेख हसीना ने भी मना कर दिया। शेख हसीना का कहना है कि चूंकि वो नहीं दिया, इसीलिए अमेरिका के जो डीप स्टेट है वहां की एजेंसी जो है उसने उनके खिलाफ पूरी बगावत को तैयार किया और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। ये बात जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं यूनुस मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी जब अमेरिका गए थे सितंबर में, उस वक्त बाइडेन राष्ट्रपति थे, तो वहां पे एक कार्यक्रम में कहा कि सिर्फ स्टूडेंट मूवमेंट से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना, देश से भागने के लिए मजबूर करना संभव नहीं था। इसके लिए पूरी प्लानिंग थी कि किस स्टेप पे क्या क्या कैसे कैसे होगा और एक कोऑर्डिनेटेड वे में उनको बाहर किया गया। ये अब तो सब लोग जानते ही हैं कि पूरा का पूरा डीप स्टेट का काम है। तुलसी गवाड़ जो वहां इंटरनल सिक्योरिटी के हेड हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया था तो सीधे से जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हाँ, एजेंसियां जो हैं कई तरह के काम करती हैं और लेकिन अमेरिका जो है इस तरफ नहीं जाता है। अब जरा भारत की तरफ आते हैं कि उससे कैसे मिलती जुलती स्थिति भारत में है। भारत की जो स्थिति ये है कि अमेरिका ये चाहता है, दबाव बना रहा है, ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि भारत अपना जो कृषि है, जो हॉर्टिकल्चर है, जो पशुपालन है, डेयरी उद्योग है और जो मछुआरे वाले जो हैं, फिशरीज जो हैं, ये इसको अमेरिका के लिए खोल दे। आप जानते हैं कि अमेरिका में कैसे होता है, जीएम फूड होता है, वहां तमाम टेक्निक होती है। वहां जो गाय भैंस हैं उनका जो चारा खिलाया जाता है उसमें मांस के टुकड़े जो हैं वो मिलाए जाते हैं, हड्डियां के चूड़े मिलाए जाते हैं ताकि वो अधिक दूध दे सके। भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि किसानों और डेयरी और जो मछुआरे हैं ये हमारे लिए टच करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी 50% लगभग जनसंख्या जो है इस पे निर्भर है। बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत मुश्किल से 10 साल में जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, अगर ये सब किया तो उससे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो जल्दी गरीब है नीचे चले जाएंगे, पूरा देश उनका तबाह हो जाएगा और हम ये समझौता नहीं कर सकते। अब जो बहाना है अमेरिका का, वो 25% टैरिफ लगाने का रूस के तेल आयात के कारण, वो तो बहाना ही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूरोप ज्यादा वहां पे गैस आयात करता है, एलएनजी आयात करता है, चीन ज्यादा करता है, टर्की करता है जो नाटो का सदस्य है, खुद अमेरिका यूरेनियम तमाम चीज करता है। तो ये एक सिर्फ बहाना है कि भारत को सिखाना है। खैर, अमेरिका की बात जो है वो तो अमेरिका की है, वो हम भारत देख रहा है कि कैसे क्या करना है। देश के अंदर जो शुरू हुआ है, देश के अंदर जो इलेक्शन को लेके चीजें जो मूवमेंट शुरू हुई है, वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है और राहुल गांधी खुल के जो कह रहे हैं कि यदि ये वोट चोरी नहीं होती तो 50-60 सीटें जो हैं वो नरेंद्र मोदी कम जीतते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। यानी कि जो जीत है 2024 की वो फर्जी है। ये तक तो थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष है, मुद्दे उठाने का है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वो इलेक्शन डाटा जो है वोटर लिस्ट का, उसकी प्योरिटी से संबंधित है कि वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और ये इस बात के लिए उनको साधुवाद भी मिलना चाहिए। ये यहां तक तो ये बात ठीक थी कि चलो, भाजपा भी अपना कह रही है। कल भाजपा ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग ठाकुर ने पूरा बता दिया कि रायबरेली में क्या स्थिति है, वायनाड में क्या स्थिति है, मैनपुरी, कन्नौज से लेकर के डायमंड हार्बर हर जगह का बता दिया कि कहां कहां कैसे डबल वोटर्स है, कैसे क्या है और जो एसआईआर हो रहा है और उसको कैसे सही है। वो तो वहां तक तो बात मुझे कुछ बुरी नहीं लगी। सबसे जो महत्वपूर्ण लगा वो ये लगा कि कल जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने अपने आप को एमपी डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही यहां पे एमपी हूं और उनको फूल मालाएं पहनाई जाने लगी और कहा कि भैया ये तो सांसद डिक्लेयर है। भले वहां से प्रधानमंत्री मोदी जीते हों, लेकिन उसका कहना है कि एक घर में चूंकि 40-50 वोटर हैं
और एक घर में अगर 40-50 वोटर है तो सारे फर्जी हैं, और सारे फर्जी वोटर ने, और इसके हिसाब से पूरे बनारस के वोटर फर्जी हैं, और फर्जी वोट के सहारे मोदी जीत के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी एमपी नहीं है और अजय राय एमपी हैं, इसका मतलब कि सीधे सीधे आप एक एनार्की की तरफ बढ़ावा दे रहे हो। पूरा जो 2024 का इलेक्शन था, और जो इलेक्शन अब की बार 400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ था और भाजपा 240 पे सिमट गई थी, 99 सीटें कांग्रेस को मिली, और बहुत बड़ी जीत, बहुत जश्न कांग्रेस ने मनाया कि भाई ये बहुत बड़ी जीत हमारी है। और जयराम रमेश लगातार ट्वीट करते रहे कि अब प्रधानमंत्री, 1/3 प्रधानमंत्री रह गए हैं, और वो एक तिहाई जो है वो नीतीश कुमार है, और 1/3 जो है वो चंद्रबाबू नायडू है। अब वो कांग्रेस पूरा इस नैरेटिव में लगी हुई है कि 2024 का जो चुनाव था वो फर्जी चुनाव था, उसमें फर्जी वोट हुए हैं, और फर्जी वोटर लिस्ट बना बना करके ये 240 सीटें लाई गई, वरना वो 180 या 170 या उससे भी कम सीटें भाजपा को आती। मोदी की लोकप्रियता कहीं नहीं है, मोदी को कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता है, और सिर्फ ये फर्जी वोटर लिस्ट और फर्जी मतदान के सहारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये जो बांग्लादेश में शुरू हुआ था कि जनवरी 2024 के इलेक्शन में 300 में से 224 सीटें मिली थी शेख हसीना को, और जो 5 जून को जब आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद पूरे सवाल उठाते हुए कि इलेक्शन फर्जी है, सब कुछ फर्जी है, और पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेटेड वे में चला। तो ये जो आंदोलन है, और इसमें किसकी क्या भगत है, क्या है, आप साबित नहीं कर सकते हैं। इसमें अमेरिका के डीप स्टेट कहां है आप नहीं कर। बांग्लादेश के शेख हसीना के बाहर जाने में डीप स्टेट की भूमिका है, ये साबित नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जितने भी कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, सभी जानते हैं, और सभी को पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के डीप स्टेट की भूमिका थी शेख हसीना को बाहर करने में। और मोहम्मद यूनुस, जिनको अमेरिका ने नोबेल पीस प्राइज भी दिलाया था, उनको रखने में वहां पे, और अमेरिका के हितों की वो वहां पर रक्षा करेंगे। यहां पे दोनों का मिलान कैसे होगा, क्या है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो घटनाएं बन रही हैं, जो सिमिलरिटी आ रही है, उस सिमिलरिटी को आप सबको समझना जरूरी है। और अगर इसको समझेंगे तो आगे जो जो घटनाएं होंगी, इससे जोड़ के आपको देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। ये अगर कुछ और होता है, मेरे पास कोई और जानकारी आती है, तो उसको लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक आप विदा दीजिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।